पहुंचेगा ही नहीं। उस पर हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं, हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बार बार गुजरों के आरक्षण को झुठला दिया गया, बार बार जाटों के आरक्षण को झुठला दिया गया। वो रेल की पटड़ी उखाड़ देते हैं तो उनके आरक्षण पर बहस स्टार्ट हो जाती है, सारे टीवी चैनल बैठ जाते हैं। हर टीवी चैनल पर समाज के 5-5, 4-4, 10-10 नेता बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों में शायद उनकी शक्ति जो है वो उनकी खो गई है, वो शक्तिशाली नहीं है, वो अपनी शक्ति को भूल गए थे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, उसी प्रकार से मित्रों आप अपनी शक्ति को भूले बैठे हो। अपनी पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर उंगली से उंगली पकड़कर जिस दिन श्रृंखला बनाकर तुम सारी जातियों ने चलना प्रारंभ कर दिया, एक तूफान का होगा, क्योंकि आपकी आबादी सर्टिफाइड रूप से मैं सत्यापित करता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब मछुआरों पर नीति पत्र का विमोचन किया तो स्वयं स्वीकारा कि इस देश के अंदर 15 करोड़ मछुआरों की आबादी है, जिसमें 3 करोड़ अन्य जाति के, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, 3 करोड़ वो लोग हैं, और 12 करोड़ परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हुए हिंदू मछुआरा वर्ग के लोग हैं। और हिंदू मछुआरा वर्ग के कश्यप, केवट, कहार, माछी, मछुआर ये लोग मछली का पालन करते हैं, तो सत्यापित है। लेकिन बहुत सारे लोग जो मछली का व्यवसाय नहीं करते हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, तो हमारी जनसंख्या कितनी हुई? 20, बहुत बड़ी जनसंख्या, 20 करोड़ से ज्यादा। लेकिन 20 लोग एकत्र करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मित्रों वो दिन दूर नहीं है जब आपको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन जहां होगा जो विधानसभा में बैठे हैं उन लोगों को विधानसभा में बहस करनी पड़ेगी। आप लोगों को बाहर प्रदर्शन करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जितने आपके 14-15 सांसद हैं, सर्वदलीय सांसद हैं, जिस समय में उस विषय पर मायावती नेगेटिव बोले तो निश्चित तौर पर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है, जो कोई नहीं करता। मुझे खूब ध्यान है, 2 महीने पहले मायावती ने कहा यदि आप 15 जातियों को आरक्षण का विषय लाएंगे या इस प्रकार के 0 हावर्स में यदि प्रस्ताव आएंगे या विषय उठेगा तो ये ठीक नहीं है। आरक्षण से अलग यदि आप 2-3% की व्यवस्था करते हैं तो 50% आरक्षण से बढ़ाकर इसको 55% करते हैं, तो आप इनको आरक्षण दे दो। चितवी मेरी, पटवी मेरी, अहिता मेरे बाबा का, प्रदेश की मुख्यमंत्री भी आप बनेगी, प्रदेश के अंदर अपने लोगों को मलाई भी आप चटाएगी, घोटाले पे घोटाले आप करेगी। और जो अनुसूचित जाति का सच्चा आरक्षण है, जिन लोगों का आरक्षण है, मैं कहता हूं गर्व से कि मैं मछली मार कर अभी आ रहा हूं और मेरे कंधे में मछली का जाल पड़ा हुआ है। अस्पृश्य वो है या कोई जवान जूता हाथ में लिया आ रहा है वो अस्पृश्य है। निश्चित तौर पर मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही होती है। जब मैं नौका से उतर कर आता हूं, नाव से उतर कर आता हूं, पसीने से लथपथ बदबूदार मछली को पकड़ने पर दूषित मेरा शरीर होता है, तो क्यों नहीं दोगे अनुसूचित जाति का आरक्षण? जितने सांसद हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, एक दिन नग्न होकर जाएं, अनारोट लगा हुआ कपड़ा उतार कर जाएं, अपने गले के अंदर मछली की माला डालकर जाएं और चिपट जाएं उन सांसदों से और कहें क्या दूर क्यों आ रहे हो, हमसे दूर क्यों जा रहे हो? अगर हम अस्पृश्य नहीं है तो हमसे गले मिलो। इस देश के अंदर अगर अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सबसे पहले यदि किसी का हक है मित्रों, तो मछुआरों का हक है, मछली मारने वालों का, डोली उठाने वालों का हक है। क्योंकि हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की कहते हुए हम किसी की भी कोई बेटी को निश्चित तौर पर उसके ससुराल तक पहुंचा कर आते हैं। लेकिन अब ये डोली आपको अपने लिए उठानी होगी। हाथी घोड़ा के ऊपर पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि धन की तंगी हो, उस समाज की बातों को बिना किसी उद्योगपति का साथ लिए संचालित करना, चलाना और अपनी बातें वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये करके दिखाया, उन्होंने सिद्ध किया, और उसके साथ साथ अपने बच्चों की ठीक परवरिश करना। एक बेटा डिजाइनर, एक बच्चा 12वीं के अंदर 81% अंक प्राप्त करता है और बीटेक बनकर इंजीनियरिंग की तैयारी में है। केवल अपने खेत के फलों की चिंता नहीं, तो पूरे देश और समाज की चिंता। अखबार के अंदर प्रतियोगिता दर्पण के रूप में कैसे आप रेलवे में भर्ती होंगे, कैसे आप IAS, IPS बन सकते हैं, PCS कैसे बन सकते हैं,
उसकी प्रश्नोत्तरी क्या होती है, उसको किस प्रकार से चलाना है, उसमें एडमिशन का प्रकार क्या है, कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी यदि अखबार के माध्यम से मिल जाए तो निश्चित तौर पर गरीब का बच्चा भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। और समाचार पत्र में हर एक की चिंता, बौद्धिक दृष्टि से ज्ञान का सागर, चित्रकला की दृष्टि से मैं पन्ने पलटता जा रहा था और मुझे एक बात और ध्यान आई कि इसमें कमर कम करने का नुस्खा भी इस अंक के अंदर इन्होंने दिया है। यानी समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता पूरी तरीके से एक ऐसा लजीज पराठा जिसमें मक्खन भी लगा है, जो शारीरिक दृष्टि से आपको मजबूत बनाने की, बौद्धिक दृष्टि से मजबूत बनाने की पूरी तरीके से एक ऐसी पाठशाला है जिसको निश्चित तौर पर कहेंगे कि हर घर में एकलव्य बनाने की तैयारी करती है एकलव्य मानव संदेश। जसवंत निषाद जी घूमते लखनऊ भी आए, हमारे कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के कार्यक्रम में आकर वहां बहुत से लोगों से परिचय किया, वही तय कर दिया कि कार्यक्रम होना है और 7 जून को हमारा कार्यक्रम होना है, ये बात तय कर दी इन्होंने। सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया, जगह जगह चिट्ठियां भी भेजी, जगह जगह समाचार पत्र भेजा। समाचार पत्रों में भी ये प्रदर्शन था कि हम लोग यहां पर और अलीगढ़ के अंदर इस कार्यक्रम की वर्षगांठ मनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर की चिंता, महाराष्ट्र में भी समाचार पत्र जा रहा है, तो उड़ीसा में भी समाचार पत्र जा रहा है। सप्ताह के अंदर कब सप्ताह निकल जाता है ये समाचार पत्र चलाने वाले को पता होता है। एक रंगीन समाचार पत्र को चलाना और समाचार पत्र के लिए कैसे एक सप्ताह के लिए 10,000 रुपए इकट्ठे होंगे, यदि 2,000 प्रतियां भी निकालती है तो उसकी चिंता करना। विज्ञापन का अभाव, जहां समाज के लोग 100 रुपए देने में भी संकोच करें और उसका भी हिसाब मांगने की वकालत होती हो, वहां पर इतने महत्वपूर्ण प्रत्येक माह 40,000 रुपया इकट्ठा करना, उसमें वितरक की तनख्वाह और उसके बाद जहां कहीं 50 कॉपी जानी है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट वाले को बस के अंदर भेजना। मान लिया अलीगढ़ से समाचार पत्र बुलंदशहर जाता है तो बुलंदशहर की बस के ड्राइवर को या कंडक्टर को वहां पर उसको कहना भैया 200 रुपए के 200 कॉपी हैं, ये वहां व्यक्ति मिलेगा, हमारा रिपोर्टर मिलेगा, उसको पकड़ा देना। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। समाचार पत्र दैनिक का वितरक प्रातः उठता है, प्रातः 4 बजे उठकर वो जहां समाचार इकट्ठे करता है, दैनिक जागरण खरीदता है, अमर उजाला खरीदता है, सब कुछ खरीदता है और 9 बजे जब अखबार लेट पहुंचता है तो हम चाय की चुस्की लेते लेते कह देते हैं, अरे भाई तुम तो रोज लेट कर देते हो, रोज विलंब कर देते हो। उसकी पीड़ा की चिंता किसी को नहीं है। यदि ये समाचार पत्र चल रहा है, एकलव्य मानव संदेश चल रहा है, जो मैंने देखा बिल्कुल जिस प्रकार से अखबार का प्रकार होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले अनेकों वर्षों से सेवा जरूर कर रहा हूं, लेकिन इस बात का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं कि कोई भी पत्रिका या कोई भी समाचार पत्र या कोई भी अंक निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल की बातों को छापे, एक प्रकार के विचार छापे। में इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं और बिल्कुल ठीक है इनका ये मानव संदेश, जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी की बात भी है, तो जिसके अंदर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा भी छुपी है, तो जिसके अंदर विवेकानंद का विचार भी छुपा है, जो आपके स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी अगर देश के अंदर कुछ अच्छा कर रहे हैं उस बात को प्रचारित कर रहा है, समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री कुछ अच्छा कर रहा है तो उस बात को भी प्रचारित कर रहा है। यानी जो भी भाव, और कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और समाज के लोगों का हो रहा है, उसके साथ साथ दलित वर्ग का हो रहा है, यदि दलित का शोषण हो रहा है तो ये उसके लिए भी एकलव्य मानव संदेश लिख रहा है, क्योंकि एकलव्य का मूर्त रूप जो है वो किसी जाति विशेष से जुड़ा नहीं है। इस पूरे भारतवर्ष के शौर्य की बात जब जब आएगी तो एकलव्य का नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य को गौर करके रख दिया एकलव्य ने, तुच्छ करके रख दिया, छोटा करके रख दिया एकलव्य ने। ऐसा एकलव्य जिसके गुरु ने कहा क्या दे सकते हो मुझे, शायद ऐसा ही हुआ होगा कोई, शायद इसी प्रकार की घटना हुई होगी। ठीक कहा, क्या नाम है तुम्हारा पालक? एकलव्य मेरा नाम है। किसके बेटे हो? हिरण्यकशिपु का बेटा हूं। कहां से सीखी है विद्या? गुरुजी आपसे सीखी है। आपने जब मुझे मना कर दिया कि केवल क्षत्रिय कुल के लोग ही धनुर्विद्या सीख सकते हैं, तो मैं क्षत्रिय कुल का नहीं था, इसलिए आपकी प्रतिमा बनाई और मैंने प्रतिमा को यह आदेश माना कि यह प्रतिमा मुझे आदेश कर रही है कि बाण चलाओ।
निशाना लगाओ, ठीक लगेगा निशाना, गुरु ऐसा कहते थे आप। और मैंने सीख लिया धनुर्विद्या का ज्ञान। उन्होंने कहा क्या साक्षात प्रमाण दो, तो कुत्ते के मुंह के अंदर एक बार से सैकड़ों तीर मार दिए, और इतने तीर मारने के बाद कुत्ते का मुंह बंद हो गया, उसने भौंकना बंद कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि मेरा अयोध्या, मेरा पूरी तरीके से अर्जुन को बढ़ाना व्यर्थ है, अर्जुन श्रेष्ठ नहीं बन सकता, जबकि मैंने प्रण किया है कि केवल अश्वत्थामा मेरा बेटा नहीं, तो सबसे यदि श्रेष्ठ कोई धनुर्धर बनेगा इस पूरी सृष्टि के अंदर तो अर्जुन बनेगा। इसका अंगूठा काटना भी आवश्यक है, काटो इसका अंगूठा, तभी बात बनेगी। तो उन्होंने कहा क्या दे सकते हो अपने गुरु को दक्षिणा? एकलव्य ने कहा गुरु जो कहे वो दक्षिणा देने को तैयार हूं, तो मुझे दाएं हाथ का अंगूठा दे दोगे? एकलव्य ने ली कटारी और अंगूठा गुरु के चरणों में चढ़ा दिया, और उसी दिन द्रोणाचार्य का कद जो बहुत ऊंचा हुआ करता था परिवार के बेटे के चरणों के अंदर झुक गया, चरणों के अंदर झुक गया। वो दलित का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो त्रेता का एकलव्य आज के दलित की बात है, आज के दलित की आवाज है, आज के मछुआरे की आवाज है। लेकिन बार बार अंगूठा देने की जो मानसिकता है उसको त्यागना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। आज गुरु अगर अंगूठा मांगे तो निश्चित तौर पर अंगूठा उन्हें देना है, लेकिन यह अंगूठा जो देना है निश्चित तौर पर उनके बहुत तेजी से तिलक लगाने के बहाने कहना है इस अंगूठे से तिलक करना चाहता हूं गुरुजी आपका, और उनके मस्तक को इतनी तेजी से धकेलने की आवश्यकता है कि वो रसातल में पड़ा हो, धरातल में पड़ा हो। अब वो गुरु कहे कि आज के बाद किसी एकलव्य का अंगूठा मैं काटने के लिए कभी मांगूंगा नहीं। मित्रों केवल एकलव्य नहीं तो तिलका माझी, चुप्पा सैनी, बादल भोई और माझी, जो मैं कह सकता हूं कि दशरथ माझी जिसने पर्वत का सीना चीर कर रोड निकाल दी, सड़क का निर्माण किया। केवल मंगल पांडे ब्राह्मणों के अंदर पैदा नहीं हुआ, हमने भी तिलका माझी को जन्म दिया है, हमने भी चुप्पा सैनी को जन्म दिया है। और जहां भगवान श्री राम को संकट जब आया, जब संकट आया तो केवट ने और निषाद ने उनको सहारा दिया है। जब उनके राजपाट के लोग, उनके अयोध्या के लोग रात्रि को सोते रह गए तो रात्रि को बाण लेकर या तो उनके भाई लक्ष्मण ने उनकी रक्षा करी या निषाद राज ने उनकी रक्षा करी। और केवट ने कहा कि मैं आपको भगवान कहता हूं, आप भगवान हैं, विष्णु का अवतार है। सबसे पहले भगवान श्री राम को भगवान कहने वाला अगर कोई देवदूत था तो वो नत्था केवट था। मित्रों नत्था केवट। हमारी वीर गाथा यही समाप्त नहीं होती, राजा बलि की बात आती है। छल से किसको नहीं ठगा गया, बार बार ठगा गया, लगातार ठगा जाता रहा और ताजा ठग लिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने ठग लिया आपके माझी को। वो माझी मूसर हो सकता है, गरीबी के अंदर कौन चूहे नहीं खाता, गरीबी के अंदर कौन मछली के छींचड़े नहीं खाता, भुखमरी के अंदर कौन घास की रोटी नहीं खाता। ये देश महाराणा प्रताप का वंशज है, ये देश तिलका माझी चुप्पा सैनी का वंशज है। अपनी भूख मिटाने के लिए हर मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना खून तक पिला देती है जब दूध उसकी कोख में खत्म हो जाता है। लेकिन एक मानने की आवश्यकता है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई केवट नहीं, कोई कहार नहीं, कोई माझी नहीं, मछुआर नहीं, कीर नहीं, कोई सुरोज भाई नहीं, कोई अनुसूचित जाति नहीं। इस देश के अंदर यदि हरिजन की बात होती है तो सारे दलितों को कह दिया जाता है कि हरिजन है। इस देश के अंदर ये देश समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी पहचान यदि ट्रेन में हो, आप बस के अंदर जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो पहचान कहो साहब हम
मछुआरा है, फिशरमैन। क्योंकि जब आप बात करेंगे वेंकैया नायडू से, तो उन्हें नहीं मालूम केवट कौन, उन्हें नहीं मालूम धीवर कौन, उन्हें नहीं मालूम निषाद कौन। वो दक्षिण भारत के लोग जब आप उन्हें कहेंगे वी आर फिशरमैन, तो वो कहेंगे हाँ मैं जानता हूं आप मछुआरे हैं। और उसी समुद्र से सटी हुई यदि मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी से कहेंगे और ममता बनर्जी को कहोगे कि साहब हम धीवर है, तो वो नहीं जानती धीवर कौन, उसको कहोगे हम फिशरमैन हैं, तो वो पहचानेंगे कि हाँ फिशरमैन मेरे यहाँ बहुत बड़ी संख्या के अंदर रहते हैं। आप जयललिता से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और भारत का ये उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नदियों का देश है। इससे ज्यादा नदियां किसी प्रदेश के अंदर नहीं है, सर्वाधिक नदियां। और उन नदियों के किनारे रहने वाले हमारी जाति के लोग जब नदी सूख गई तो क्या करें, कहार बनकर डोली उठा ली, कहार बनकर डोली उठा ली। लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक किसी कहार ने, चाहे उसमें ब्राह्मण की बेटी बैठी हमारी डोली में, चाहे ठाकुर की बेटी बैठी, चाहे बेटी बैठी किसी वाल्मीकि की, लेकिन किसी कहार ने जेवरों से लदी बेटी को कभी लूटा नहीं है, कभी लूटा नहीं। थ्री व्हीलर वाले ने लूट लिया, बस वाले ने लूट लिया, टैक्सी वाले ने लूट लिया, ऐसा खूब सुना होगा। लेकिन एक समाचार पत्र दिखा दो आप, जब से समाचार पत्र इस हिंदुस्तान में प्रारंभ हुआ है, कि कहीं कोई कह दे कि किसी मल्लाह ने नाव में बिठाकर किसी राहगीर को लूट लिया। ये मल्लाह जब अपनी नाव में बिठाता है किसी को, तो भगवान श्री राम के समान उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। और केवल हमने राम को ही पार नहीं उतारा, केवल राम को पार नहीं उतारा, पूरे हिंदुस्तान की प्रत्येक जाति का व्यक्ति अंतिम समय में जब अस्थि विसर्जन लेकर उसके पुत्र गंगा नदी के किनारे जाते हैं, तो मल्लाह की नाव में बैठकर भगवान श्री राम की तरह से हम उसका तर्पण कराते हैं, हम उसकी अस्थियों का विसर्जन कराते हैं। जिस प्रकार से राम तारनहार है, उसी प्रकार से कश्यप, केवट, कहार, माझी, मझवार, ये सारे लोग इस प्रकृति के अंदर, इस हिंदू संस्कृति के अंदर, इस देश के अंदर प्रत्येक जाति के तारनहार हैं, प्रत्येक जाति के तारनहार। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हमें समझने की आवश्यकता है, हमें चिंता करने की आवश्यकता है। एक एक घर के अंदर गर्व करना चाहिए कि एकलव्य का जन्म 17 मई को इस बार हमने मनाया, 17 मई को एकलव्य का हमने त्योहार मनाया। तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन ज्येष्ठ माह के अंदर एकलव्य का जन्म हुआ। तो ये कश्यप, केवट, कहार, माझी, मझवार, ये मछुआ जाति के लोग, ये मछुआरा वर्ग के लोग क्या एकलव्य के जन्मदिन पर अपने यहाँ पकवान नहीं बना सकते? क्या एकलव्य की कहानी को पढ़कर अपने बच्चों को नहीं सुना सकते? जिस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग कोई भी प्रोपेगेंडा गठित करके, कोई भी रचना रच के इस देश को बरगलाने की साजिश कर सकते हैं, तो मित्रों निश्चित तौर पर अपने देव की आराधना करने के लिए आपको भी अपने बच्चे को उस दिन बैठकर, अमावस्या के ज्येष्ठ की अमावस्या को बैठकर प्रत्येक वर्ष कहानी सुनानी चाहिए कि एकलव्य था और एकलव्य ने अपने अंगूठे की आहुति दे दी। उसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के भाई को जब शरण लेने की आवश्यकता हुई, तो हमने अपने राज्य में शरण दी। और जो कृष्ण की सेना थी, उस सेना ने जब हमारे साथ बगावत कर दी, तो कृष्ण से हमारा युद्ध हुआ। और कृष्ण ने स्वयं एकलव्य को अपने बाण से पीट दिया, जिसका बदला लेने के लिए कृष्ण का वध अगर किसी ने किया तो पैर में कांटा मारकर, पैर में तीर मारकर एक ढील ने किया। साक्षात प्रमाण है, ये आप पढ़िए, इंटरनेट पर पढ़िए, ऐतिहासिक पुस्तकों में पढ़िए, आप पढ़िए, इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए मित्रों। निषाद राज की जयंती केवल 5 अप्रैल नहीं साहब, ये बरगलाने की साजिश है। चैत्र का नवरात्र और उसमें पंचमी को राम से 4 दिन बड़े थे निषाद, वो 9वीं को उनका जन्म हुआ, इनका पंचमी को हुआ। और एक ही आश्रम के अंदर दोनों ने शिक्षा ग्रहण करी, एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करी। तो पंचमी के दिन जन्म हुआ हमारे निषाद राज का।
तो क्या निषाद राज के जन्म दिवस पर हम अपने बच्चों को निषाद राज की कहानी पढ़ाकर, उनको सुनाकर और निषाद राज का वर्णन करके, निषाद राज का एक चित्र लगाकर उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती करने के पश्चात हम अपने बच्चों को मिष्ठान नहीं खिला सकते? हम नौवीं को कन्या जिमाते हैं, क्या हम पंचमी को कन्या नहीं जमा सकते? पंचमी को कन्या जिमाना प्रारंभ कर दो मित्रों। अष्टमी, नौवीं, दसवीं दुनिया मनाती है, मनाती रहे। अपने पुरखों की जयंती मनाना जिस दिन तुमने प्रारंभ कर दिया, निश्चित तौर पर आपका वंश सुधरने वाला है। बहुत सारी इस प्रकार की बातें हैं जिन बातों को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आरक्षण को भी भली प्रकार से समझना चाहिए। देश के अंदर जो केंद्र में सरकार है, मैं उसकी वकालत बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि किसी को भी कानून बनाने के लिए, किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए लोकसभा में 370 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जो एक मत के हो, एक विचार के हो।